अच्छा, स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको? नहीं, जी सर नजर आ रही। देखिए ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे जो कंटेंट है ना, बुक के जो कंटेंट है, आप देखेंगे उसके अंदर आपको ये बुक के जो कंटेंट हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। ये वाले 5 चैप्टर है ना, ये आपके ASL वाले, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखिए प्राइस सिस्टम, गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपके पास ये वाले आपके 5 चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप जब देखेंगे आपको ये वाला, ये देखें अगर आपको ये नजर आ रहा है, इसमें भी बिल्कुल वही है, लेकिन इसके अंदर ना थोड़े से आपको आपको चैप्टर के नाम तो डिफरेंट हो गए, लेकिन उसी तरह चलेंगे। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह है, मैथ्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम पढ़ लिया था हमने, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिया था, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कौन सारे पढ़ लिया ना हमने, पॉजिटिव मार्केट, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये इसकी ये भी एग्जाम में, ये पता है कौन से सारे टॉपिक जो है ना एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और लाजमी इसके दो दो ठीक है क्वेश्चन सर। आते हैं। जैसे ये छोटी सी चीज में दिखाऊं आपको, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना, पेज 39। और ये आपको बताया था पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नहीं सर। ये देखें हमारे इस बुक के अंदर शुरू में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ताकि अगर मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ, देखें आपके पास नजर आ रहा है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो जिसमें जो ओपिनियन बेस्ड होता है ना, जैसे शुरू के बिल्कुल पेज में ना, आपसे ये पीजिए हमने बिल्कुल शुरू के पेज में, पेज नंबर 3 में देखे नजर आ रहा है आपको, पेज नंबर 3 के अंदर है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स चैप्टर। आप 1 जी पढ़ेंगे ना, सर नजर आ रही। चैप्टर वन के अंदर ही है, लिख लीजिए। जी। अच्छा, इसके बाद पूरा, हालांकि हमने इसको ज्यादा इंपोर्टेंस हम देते नहीं नॉर्मली, लेकिन ये एग्जाम में आ जाते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम के पेपर शेयर करता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें ये देखें डेटा सेट पॉजिटिव प्राइस है, ये तो ये देखें, ये आ जाए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में अब क्या क्या आएगा, ये पूरी इसकी डेफिनेशन आती है इसके अंदर। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि वो होती है, क्या कहते हैं आपके वो, उसके बेस पे होते हैं, वन ऑफ द बेस ऑफ कंपेरिकल एक्चुअल एविडेंस जो होते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ जो है ना ओपिनियन दे सर रहे ये हैं, कौन सा पेज है? ये है पेज नंबर 18 आपके 18। पास, एक मिनट सर। जी, जी सर आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है वन दैट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल और एक्चुअल एविडेंस, यानी कि जिसके डेटे में था तो इन्फ्लेशन को डेटा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। जी। इस किस्म के स्टेटमेंट को किसी ने दी है ना, कि भाई हमारे, अगर कोई कहते हैं इन्फ्लेशन इज राइजिंग, तो आप उसको, उसके पास कैसे आप उसके लिए एविडेंस दे सकते हैं ना, कि आपके पास पिछले डेटा ले सकते हैं आप, डेटा निकाल कर देख सकते हैं आप भी, हमारे वाकई महंगाई पिछले साल के मुकाबले में महंगाई हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मेटिव बात हो रही है, नॉर्मेटिव का मतलब होता है ओपिनियन होता है। ओपिनियन का मतलब बताता हूँ अभी, नॉर्मेटिव बताइए, ये नॉर्मेटिव, ये आपको नॉर्मेटिव मिलेगा, ये देखें, ये पेज नंबर 19 में, 18 पे वो था ना, 19 पे आपको नॉर्मेटिव मिल जाएगा। वन दैट इज सब्जेक्टिव अबाउट, अच्छा व्हाट शुड हैपन, ठीक है। ये आपकी जो जिसमें से आपको ओपिनियन किया जाएगा, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब क्या कहलाता है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एनवायरनमेंट बता रहे, वो सिर्फ अपना आइडिया दे दिया उन्होंने। एंड देयरफॉर, अब देखिए यहाँ पर है, here can opinion and value judgment is being made, the above statement can become a normative statement, for example by adding
and this should be beneficial for the environment. देखिए इसको कनेक्ट करें ना इसके साथ जरा, नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखिए ये अगर स्टेटमेंट है टिपिकल पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखें इधर क्या लिखा हुआ इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है? A fall in supply of petrol will lead the increase in its price. अगर वो सप्लाई अगर फॉल अगर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस ऊपर चलेगी। क्या क्यों क्यों ऊपर चलेगी? आइडिया है आपको? अगर सप्लाई जी जो है, सर। अगर पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाए जी। तो ये पेट्रोल की प्राइस ऊपर क्यों चली जाएगी? आइडिया है कुछ? अगर सप्लाई कम हो जाए तो मार्केट में आना बंद, जैसे आपको पता है स्ट्राइक हो जाती है तो पेट्रोल मिलना जी बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? सर, प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाती है। जी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A fall in supply of petrol will lead to increase in the prices. क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है, लोग लेने वाले ज्यादा होते हैं और सप्लाई से कम होती है, डिमांड से ज्यादा, और सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है। और इसका एविडेंस आप देख सकते हैं, डेटा आपको सारा मिल जाएगा। Increase in the tourist number in Maldives will create more employment. ये भी बिल्कुल आपको डेटा मिल सकता है कि जिस साल में उनके जो है वो ज्यादा टूरिस्ट गए, उनके एम्प्लॉयमेंट ऊपर चला गया। ठीक है, ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा उनकी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ऐसा ही है ना। एंड द टैक्सेशन विल कॉल ऑन कार रिजल्ट फ्यूअर कार टू बी सोल्ड। अगर आपकी कार पे टैक्सेशन बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ा देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर क्या हो गया, गाड़ियां कम सेल होंगी। सही है भाई? जी सर। ठीक है भाई, तो ये सारे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि आपको इसका डेटा आपको इजीली मिल सकता है। लेकिन इसी को अगर हम कहते हैं कि अगर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बता दें, मतलब हुआ एंड दिस शुड बी बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट। अब ये पहले वाले से मैच करें, मतलब कम इससे एनवायरनमेंट में अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, और इसका इसका अगर हमें एविडेंस नहीं है तो ये सिर्फ स्टेटमेंट पर, ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी? ये हो जाएगी नॉर्मेटिव। अच्छा, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव शुड डू एवरीथिंग इट कैन डू टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हो सकता है इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, कुछ और इस्तेमाल करें। इसकी एविडेंस अगर नहीं हो ना, क्या होता है ये शुड, जहाँ पे नॉर्मली इसमें वर्ड शुड इस्तेमाल होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सारे का सारे जिसके एविडेंस नहीं होती है, क्या क्या कहलाता है? समझ में आ रही है बात? जी सर, आ रही है समझ। ठीक है ना। अच्छा, एंड दिस शुड रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। अब जैसे ये वाला स्टेटमेंट थी, इंक्रीज टैक्सेशन के, कार कम सेल होंगी, जब कार कम सेल होंगी तो क्या होगा, कंजेशन कम हो जाएगी। ठीक है, शुड दिस शुड रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन। अगर डेटा इसके हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, बहुत क्लोज होती है। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं इसके अंदर, अगर मैं आपको ये देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या नजर आ रहा है? और सर फोल्डर्स। फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये देखें, अभी क्या नजर आ रहा है? सर वही जो आपने पहले जो वो इंडेक्स खोला था, सेक्शन 3 इकोनॉमिक सिस्टम, सेक्शन 4 पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आपका नॉर्मल सेटलमेंट पेज नंबर 40 है ना? ठीक है, ये हम पेज नंबर 40 पे अगर आप जाएं और जाके इसको एक्सरसाइज करिए, इसमें सारे एमसीक्यू पास हुए क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसमें सारे पास हुए क्वेश्चन दिए, मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें पेज नंबर 39 40 पे, ठीक है सर। ये पूरी एएस की बुक है ये, लेकिन बहुत सारे पेजेस है, आपको बहुत प्रैक्टिस है, आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें तो ऑलरेडी टॉपिक आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अब क्योंकि शुरू में मैंने आपसे इसलिए शेयर नहीं किया, हम बेसिक पढ़ रहे थे, अब थोड़ी चीज आपके समझ में आनी शुरू हो गई है, तो यू आर इन ए पोजीशन टू स्टार्ट पास्ट पेपर एज वेल। कम से कम एमसीक्यू तो स्टार्ट कर ही रहे हम लोग। ठीक है 39 40 ठीक है सर। कुछ थोड़े से एमसीक्यू हैं नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट के वाले, वो हम ये वाले कर रहे हैं। 39, ये देखें, ये इसके अंदर लिखा हुआ भी पूरा
पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। ये आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद आप आराम से कर लेंगे। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब एक दो करते हैं, फिर हम अपने उस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? इन्फ्लेशन कैन बी रिड्यूस ओनली बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Inflation can be increased, increase can be achieved by increasing the level of employment. And ये normative statement की बात कर रहा है, ठीक है। Increasing the rate of inflation will lead inevitably to increasing the unemployment is more harmful than inflation. If employment is reduced below a certain level, this will lead to higher inflation. Unemployment is harmful. अब ये इसमें जो है ना, ये the following is normative, इसमें normative statement कौन सा है? ये जून 2002 का जो का पेपर 1 है और वेरिएंट 3 है। बताइए कौन सा सही है आपके ख्याल में? नॉलेज जिसमें जो है ना वो ओपिनियन है खाली। सर डी। अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड बिलो अ सर्टेन लेवल, दिस विल लीड टू हाई इन्फ्लेशन। डी, इसको देखते हैं अभी आपके ख्याल में दिया गया है तो ओपिनियन के हिसाब से। इसके आंसर भी दिए हैं आपको एंड पे आपको। ये देखें, इसके आंसर भी दिए हैं आपके। आपका सेक्शन 4 था ना, क्या सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 1 था? सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर जो है नहीं सर, सेक्शन 1 था। सेक्शन 4 था जी, सेक्शन 4 था। मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 4 1 का सी देखें आप यहाँ पर है, देखें ये रहा सेक्शन आपका 4 था, ठीक है ना जी सर। सेक्शन 4 का इसका क्वेश्चन नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल। ये जो है ना देन इन्फ्लेशन। अब ये देखिए, इन्फ्लेशन भी हार्मफुल है और अनएम्प्लॉयमेंट हार्मफुल है। अब ये कह नहीं सकते कि ज्यादा कौन सा, इस इनका सिर्फ ओपोजिशन है खाली। ठीक है, ये तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर है दिस विल लीड टू हाई इन्फ्लेशन। ये तो इसमें लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ये जो है ना ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये आपके जो है नॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आप जो है ना आपसे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे किसी कंट्री के अंदर जो है ना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, कहीं पे जो इन्फ्लेशन हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे वो है। इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल से ऊपर चले जाता प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, ये एग्जैक्टली हम इसके बारे में हम नहीं किसी ओपिनियन तो दे सकते हैं। समझ में आई बात? जी सर। अच्छा, एक और करते हैं, हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड यूनियन इज नॉर्मेटिव? ट्रेड यूनियन समझते हैं ना? ट्रेड यूनियन ये होती है जो कि उनके बिहाफ पे काम कर रही होती है। जैसे अगर जो है ना ट्रेड मतलब जो कि मजदूर के अंदर से ग्रुप होता है जो कि हायर अथॉरिटी से बात करता है और मजदूर से बात करता है। अगर हायर अथॉरिटी यानी कि जो मैनेजर्स हैं, अगर उनको बात करनी है वर्करों से, तो वो हर वर्कर से अलग अलग बात तो कर नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो ट्रेड यूनियन की जो लीडर है उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो लोग भी जो है ना क्या करते हैं, उनसे एग्री करते हैं, बात करते हैं, उसके फिर मजदूरों को वो भी कन्विंस करते हैं। तो वो कहलाते हैं जो इस किस्म का जो ग्रुप होता है वो कहता है ट्रेड यूनियन। अच्छा, अब ये ट्रेड यूनियन के बारे में जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किया, देखें
अच्छा क्या लिखा है, सिंस ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट, बहुत एक साथ लिखा है, मैं डिस्टेंस करना छोड़ गया यार, सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंटर of their members, they deserve the legal protection of the state. ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसके बाद in countries where trade unions are strong, income distribution is more equal. Uneven trade union membership has resulted in a widening of wage gap between different industries. And in industries where trade unions are powerful, technical progress tend to be much lower. अब बताइए क्या नॉर्मलिटी कौन सा है? सर सी। इसका सी सही है, देख लेते हैं आपके ख्याल में सी सही है? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, सेक्शन 4 2 का सी, सेक्शन 4 देखें 2 का ए, इसका ए। ठीक है, अब देखते हैं क्यों ए क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ना एमसीक्यू थोड़ा घुमाए करने से जरा देख को ना वो करना पड़ता है ये वाला। अच्छा, इसमें लिखा है, अब ये जो ना इसमें जो पोर्नोग्राफी से पकड़ेंगे इस तरह, दे डिजर्व, उनको ये प्रोटेक्शन जो है ना वो डिजर्व करते हैं, इनका ओपिनियन है। इसके अलावा देखें, इन कंट्रीज वेयर ट्रेड यूनियंस आर स्ट्रांग, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा डेटा हमारा मौजूद है। अनइवन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप रिजल्टेड इन द वाइडनिंग ऑफ, ये भी उसको बगा, लेकिन दे डिजर्व, अब ये ओपिनियन आ गया कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उनमें ही बात पता कैसा चलता है जिसमें हमें पता चला यार ये अपना, अच्छा अब ये सब ओपिनियन दे जा रहा है, देखें क्या लिखा है, हार्मफुल एंड इन एम्प्लॉयमेंट, ये, और यहाँ पर क्या कह रहा है, दे डिजर्व लीगल प्रोटेक्शन। हालांकि किसी हद तक, लेकिन क्योंकि ओपिनियन है ना, इस वजह से ये इनको ओपिनियन करना, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। दूसरा कहेगा, वो कहेगा नहीं भाई ओपिनियन क्यों देनी चाहिए, उनको जो है ना वो उनकी स्टेट की जरूरत नहीं है उनको। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? जी सर। नहीं। चलो ठीक है जी, मैं आपको दे दूंगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, बुक का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर भी यहाँ पे, लेकिन मेरा ख्याल आपको तो अभी फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे शायद, है ना? बुक नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, इसका हमने ये तो चैप्टर देखें, चैप्टर 1 के अंदर देखें, आप देखें चैप्टर 1 के चीज है, लेकिन ये इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपका, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये। अच्छा, अब हम कौन से पेज पे थे हम लोग? मेरा ख्याल है हम चैप्टर नंबर 3 से हम 3 पे आ गए थे ना, 2 पे थे, 3 पे थे, देखें सर 2 पे थे। चैप्टर 2 पे थे। ठीक है, पेज नंबर कौन सा था? टीबीसी पूरा पढ़ लिया था ना? सर हमने नॉर्म सिर्फ क्या वो नॉर्मेटिक, वो क्या बोलते उसको, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कर लिया था। वो तो चैप्टर 1 में है। नॉर्मेटिव पॉजिटिव चैप्टर 1 में है। चैप्टर 2 में हमें क्या करना है, चैप्टर बुक निकाल के देखें। अरे ये प्रोडक्शन परसेंटेज कब पढ़ लिया था हमने? जी सर, ये पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, और हमने ये मेरिट गुड डिमेरिट गुड पढ़ लिया था?
नहीं सर, ये नहीं पढ़ा था। तो चैप्टर 1 ये था, चैप्टर 1 में पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ सर, चैप्टर 1 में हमने बस जो आपने आज ये नॉर्मेटिव सिस्टम का नॉर्मेटिव स्टेटमेंट करवाया, बस उतना ही वो किया था। अच्छा, चले फिर इसके थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे चैप्टर 1 भी, ठीक है ना, ऐसा ना रह जाए, क्योंकि मेरे ख्याल दूसरी बुक से कराए थे, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा रह गए, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि मिस ना हो जाए, ठीक है। चैप्टर 1, ठीक है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में देखेंगे इकोनॉमिक वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे हमने पढ़ लिया था ना कि वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, है ना, पढ़ लिया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट है, ऐसे पढ़ लेते ना, जो जो चीज हमने पढ़ ली जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसके जी रिसोर्सेज का सर। मतलब है रिलेटिव टू अनलिमिटेड वांट, इसके रिसोर्सेज रिलेटिव टू अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट है और लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, वांट है, स्कैर्सिटी है, चॉइस, हमने सारा पढ़ लिया था ये, ठीक है। अगर इनके साथ फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, पूरा हमने डिटेल से पढ़ लिया था हमने, ठीक है भाई। हम ये भी पढ़ लिया था, लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमने सारा पढ़ लिया था। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इसमें आपके पास प्रोडक्शन क्या होता है, द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स सर्विसेज, ये प्रोडक्शन कहलाता है। और क्या होता है कंजप्शन, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग टू सेटिस्फाई देयर वांट, ठीक है, ये भी सारा हम पढ़ लेते हैं। अनलिमिटेड वांट होता है, ठीक है, इसको रीड पढ़ना है कि एक वर्ड एक चीज आपको, ठीक है। अच्छा बेसिक ठीक है क्वेश्चन, सर। अच्छा बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और होम टू प्रोड्यूस, यानी कि ये पूरी डिटेल पढ़िएगा, व्हाट टू, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है ना, ये क्या मतलब क्या रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल, इकोनॉमी में रिसोर्स कौन से अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल है, कैसे बना जाए। अगर ऐसा होना कि बहुत ही ज्यादा वो महंगी अगर इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लें, कॉस्ट महंगी हो जाए, तो हम जो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और अगर हमने बहुत अच्छी क्वालिटी बना ली, तो पता लगा कि वो भी कोई परचेस करने के काबिल नहीं होगा। तो वो जो नीड है उसके मुताबिक बनाना, व्हाट क्या प्रोड्यूस किया है, किस कैसे किया जाए, और फॉर होम टू किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये तीनों क्वेश्चन असल में एक दूसरे इंटररिलेटेड है, ठीक है। इसके हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं और उसके हिसाब से हम जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे कोई अगर बनाई जा रही है, मैं कहता हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस, अगर कार बनाई जाए, कैसी वजह हाईली जो है ना को, अगर वो बहुत ही उसके साथ बनाया जाए, बहुत ही लग्जरी कार बनाई जाए, वो क्या कहते हैं इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए, किसके लिए बना रहे हैं। अब अगर दुबई के शेख के लिए बना रहे हैं तो हम बहुत लग्जरी बना रहे होंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई बना रहे होंगे तो हम कर्ज करेंगे वो सस्ती सस्ती बनाई जाए, ठीक है। अगर कार बनाए जा रहे हैं और हम उसमें हम तो हम कोशिश करेंगे सस्ते कम से कम जो कॉस्ट में लगे, ताकि लोग रीच में आ सके, ठीक है। एक टर्म यूज होती है ceteris paribus, का मतलब होता है when other thing remain constant, यानी कि दूसरी चीजें वहां पे कांस्टेंट है, यानी जब भी हम कोई लॉ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हम बाकी चीजों को जो उसमें अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, यानी उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अब अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका पूरा ये 65 प्लस आगे बिलियन की आ गई, ये आपके पास क्या नजर आ रहा है, ये आपको डेटा है इसका दिया हुआ कि आपके पास 1.34 बिलियन एज 65 प्लस 110 बिलियन, ये पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। ये क्या दिया हुआ आपको डेटा, आपको मतलब इसको पढ़ने भी आने चाहिए आपको। तो पॉपुलेशन आपके पास है 65 बिलियन विलेजर्स, ये 2000 जो 2010 के अंदर पोजीशन दी थी क्या पोजीशन थी, ये जो है ना, ये जो आपके पास जीरो से ऊपर वाले जा रहे हैं सारे, एज है सारी, यानी 65 से जो प्लस है वो यहाँ पर है, ठीक है। और 100 प्लस में आपको यहाँ शायद ही कोई नजर आ रहा हो, ठीक है ना, ये फीमेल है, ये मेल है, ये सारे के सारे इस तरह वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अच्छा जब हम तो 2050 में पहुंचेंगे, 2050 में स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये आपके पास जो है ना ये वाली जो फीमेल्स हैं, ये मेल फीमेल जो ये तकरीबन जो है ना अगर 100 और ये 85% के लोग हैं ना इतने थे यहाँ पे थे, ठीक है। अब जब 2050 में तो ये फीमेल के ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि सेंटर से यहाँ पे सारी फीमेल है, इधर मेल है, यानी इतने जो 85 प्लस तकरीबन 85 प्लस यहाँ पर होंगे, ठीक है। 100 प्लस के रिप्लेस भी लोग यहाँ पर होंगे, नजर आए थोड़े से आपको? यहाँ 100 प्लस वाले लोग नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना। ये अगर ये इसको 65 है, ये 100 है, इसके दरमियान में ये आप समझ लें कि अगर ये 90 क्या है ना वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। 90 से ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, आपको 65 देखें, 65 प्लस कितने नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन नजर आ रही है। अब 65 प्लस कितने सारे लोग और बढ़ गए। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा अभी? जी सर, समझ आ रही तो ये यानी कि जब ये सारा चेंज होते जाएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन जो है ना जो पहले जो है ना ज्यादा है, तो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि बच्चे जो है ना यहाँ पे छोटे बच्चे कम होंगे, बड़े जो है ना जिसकी एज है बढ़ते चली जाएगी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 1.34 बिलियन है, तो 1.3 बिलियन यानी कम पॉपुलेशन कम हो जाएगी 2050 तक, ठीक है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, छोटे कम हो जाएंगे और जो बड़े जो है ना वो उनकी उनकी जो है ना ये 65 प्लस में कितने सारे लोग हैं देखें, 65 प्लस में कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे और ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये और बढ़ते चले जाएंगे, ये वाला पोर्शन जो कम था ये और बढ़ते चले जाएंगे, यानी बुढ़े लोग बहुत हो जाएंगे इसका। ये भी बड़े कंसर्न की बात है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब वन एक्स्ट्रा होता है। Like success variable, this is another tool that is used to economics and simplify situation. ये किस लिए होता है? Situation may accept to microeconomics involve analysis decision at the margin. By this means that a small change in one economic variable will lead to further small change in other variable. Looking at this in this marginal way, it means of being able to predict what is the impact of change might be. For example, later on this chapter, this idea is used to assess the effect of change in the production possibility फॉर इकोनॉमी। अच्छा, ये पूरा बताने के अंदर कि असल में जो मार्जिन होता है मतलब जरा सा जो चेंज आता है, जैसे जो मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्ट हम पढ़ेंगे आगे जाके, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो कॉस्ट आ रही क्या आ रही है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में आपकी रेवेन्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये मार्जिन बेसिकली क्या, स्मॉल चेंज को हम जब आगे जाके पढ़ेंगे ना, ये वन स्मॉल मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अभी डायमेंशन आप पढ़ेंगे, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन का मतलब जब आपके पास सारे के सारे जो आपके जो फैक्टर प्रोडक्शन चेंज होते, लेकिन कम से कम एक फैक्टर प्रोडक्शन आपका जो है वो रहे, फिक्स रहे, जैसे लैंड लेबर कैपिटल। तो इसमें कम से कम एक फैक्टर अगर जो है वो अगर आपके पास जो है वो फिक्स है, बाकी को वेरिएबल कर लें और उसके बाद प्रोडक्शन करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल अभी स्वेटर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो आपके पास लैंड लेबर कैपिटल आप स्वेटर बना लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप लेबर और कैपिटल जो है वो बढ़ा के, ये सिर्फ लेबर बढ़ा के अगर आप जो है ना वो करना प्रोडक्शन बढ़ा सके, तो आपका क्या होगा? इसको हम कहेंगे शॉर्ट रन कहलाएगा, इसमें आप कर सकें, ठीक है। लेकिन अब लैंड लेबर कैपिटल सबका सब अगर आप बढ़ा के और अगर आप बढ़ा सकें, नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ा सकें आप, ठीक है ना, और साथ साथ जो है ना वो अपनी जो इक्विपमेंट बढ़ा सके, बिल्डिंग बढ़ा सके, और साथ साथ मटेरियल बढ़ा सके, तो इसका मतलब हुआ कि अब लॉन्ग रन में आप हैं। यानी कोई फर्म अगर तमाम लैंड लेबर कैपिटल सबको अगर बढ़ा सकती हो, ठीक है, तो वो कहलाता है लॉन्ग रन। और जिस पोजीशन में वो सब चीजों को चेंज नहीं कर सकते, एक या दो फैक्टर पोजीशन को चेंज करे, लेकिन कम से कम एक फैक्टर जो है फिक्स रहे, तो वो क्या कहलाता है? शॉर्ट रन, ठीक है। ये और ये देखें, टाइम पीरियड व्हेन अ फर्म कैन ओनली चेंज सम एंड नॉट ऑल फैक्टर ऑफ इनपुट, सारे के सारे इनपुट जो है ना वो चेंज ना कर सके, ठीक है। लॉन्ग रन टाइम पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। अब ये वही वाले पॉजिटिव और नॉन हमने पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। इसको और दोबारा पढ़िएगा, आपको शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, मार्केट क्या, वेयर बायर एंड सेलर गेट टुगेदर टू ट्रेड। मार्केट ये भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
इसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। इसके लिए आपको मार्केट, स्पेशलाइजेशन क्या चीज होती है, द प्रोसेस ऑफ विच इंडिविजुअल फर्म्स एंड इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव एन एडवांटेज ओवर अदर। तो समझ में आ रही है भाई वलीद, स्पेशलाइजेशन क्या होती है? जी सर। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आप खाली वो चीज प्रोड्यूस करें, जिसमें एक्सपर्ट नहीं है वो प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि वो आपको महंगी पड़ेगी। तो आप क्या करें, जनरली तो जो है ना वो मैक्रो में भी आती है, हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर, कि आप जो है जो चीज आप बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर हम अगर हम जो है ना वो जो क्या कहते हैं ये गारमेंट बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो हमें गारमेंट बनाने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कार भी हम बना सकते हैं, लेकिन अब इतनी अच्छी और इतनी अच्छी और क्या कहते हैं, और बेहतर क्वालिटी में और बेहतर उसके अंदर हम नहीं बना, मास प्रोडक्शन में नहीं बना सकते, तो हमें उसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो बात कंट्री तो करती है, यहाँ पे जाकर पढ़ेंगे हम, वो क्या करती है कि किसी और से वो किसी और कंट्री से क्या वो डील कर लेती है, और वो कहती है कि भाई आप जो है कार बनाने में, जैसे जापान से अगर हमने कॉन्टेक्ट कर लिया, तो जापान जो है वो गारमेंट बनाने में इतना एक्सपर्ट नहीं है जितना हमारे पे सारे मटेरियल वगैरह, सारा रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है हमारे पास। तो हम कहेंगे कि हम आपको गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करेंगे, और आप जो है ना वो कार बना के हमें हमें जो है ना एक्सपोर्ट करना। तो इससे क्या होगा कि वो जो कार बना, वो एक्सपर्ट है, उसको हमें सस्ती कार मिल जाएगी, उस अच्छी क्वालिटी की, और क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं, तो वो हमें कार हमें बेच सकते हैं, क्योंकि वो, और हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अपनी जो गारमेंट है वो बेहतर क्वालिटी के उनको बेचते हैं, और सस्ती बेच सकते हैं, क्योंकि वो बनाएंगे तो वो उनको बहुत महंगी पड़ेगी। कार हम बनाएंगे, कार हमें महंगी पड़ेगी, और इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि हम कार बनाने में एक्सपर्ट नहीं है, और हम जो है ना, और वो जो है ना, जो जापान जो है वो गारमेंट बनाने में एक्सपर्ट नहीं है। तो जो जिसमें एक्सपर्टीज जिसकी होती है, तो उसके एक्सपर्टीज का फायदा क्या होता है, एक्सपर्ट का ये होता है कि उसकी कॉस्ट कम लगती है और प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये मार्केट है, एक मार्केट का वर्ड जो है ना ये भी इस्तेमाल हो रहा है। मार्केट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वी आर बायर एंड सेलर गेट टुगेदर टू ट्रेड। अब मार्केट का मतलब ये नहीं, अब पहले मार्केट का मतलब होता है ना जब हम करते हैं, जब मार्केट से सामान लेकर आ जाए। तो अब जो है मार्केट का जो है वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब कहीं पर भी जहां पर आप बायर एंड सेलर मीट कर सकें, जैसे ऑनलाइन अगर बैठे आपने जाके ना वो फूड पांडा के थ्रू आपने एक आपने ऑर्डर दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है क्या करना, आप जो है ना वो आप मीट कर रहे हो, उसके अंदर आपने इंटरनेट के मीट कर लिया, आपने आपने वहाँ पे कस्टमर भी वहां पर है और सब तो फिजिकल कोई जगह वहां पे जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है आपके? ये बिल्कुल क्लियर समझ जाइएगा, वरना ये प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम। वो जो है ना क्वेश्चन अगर देते हैं ना वो, तो मार्केट को तो वो स्टेटमेंट जानबूझ के ऐसे देते हैं जिससे हमें लगेगा कोई जगह है जहाँ हम जाके ले लें। ऐसा नहीं है, पहले ये था कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से ही होती थी, बाद दूसरे वहां पर रिसोर्सेज नहीं होते थे। अब हमारे पास है, अब कहीं पे भी जाके हम घर घर बैठे बैठे भी हम, जैसे दराज डॉट पी के आप चले गए, वहां पे जो सेल करने वाला भी है और परचेस करने वाला भी है, या कोई और वेबसाइट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ फिजिकल गुड्स भी हैं, फिजिकल जगह, फिजिकल प्लेसेस भी हैं, जैसे जुमा बाजार है, और ये आज जगह जाए जो हमारे कुछ लगे हुए होते हैं, या संडे बाजार है, ट्यूसडे बाजार है, ठीक है, वेडनेसडे बाजार लगे होते हैं, वो बाजार भी हैं। क्योंकि डेफिनेशन मार्केट की क्या है, वेयर बायर एंड सेलर गेट टुगेदर टू ट्रेड, जहां पर दोनों बायर और सेलर मिले और अपने जो है ना वो बाय कर सके, वो सेल कर सके, सिंपल। कोई पहले जो फेसबुक का पेज हो सकता है, ठीक है, कोई आपकी ग्रोसरी शॉप आपकी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर प्लेस मार्केट हो सकती है, व्हाटएवर। ठीक है, ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन लेबर का मतलब होता है जब भी आपको स्पेशलाइज जरूरत पड़ती है ना, तो आपको इंडिविजुअल लेबर के दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ आता है। क्यों आते हैं? डिवीजन का मतलब होता है कि अगर कोई एक बंदा सारे काम करे, आपने जो प्रोसेस को आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट उसके अंदर। जैसे यहाँ पे लेकर फॉर एग्जांपल, एडम स्मिथ writing the end of the 18th century showed that how the production of labor in factory. He suggested that the pin making could be divided into 18 distinct operations. इसने पता है, इसने ये नहीं हर बंदा पिन बनाएगा, सारे काम वो नहीं करेगा। उसने 18, जैसे पिन बनाने के लिए छोटी सी पिन होती है,
ये पिन बनाने के लिए कह रहा है 18 ड्रग ऑपरेशन में डिवाइड कर दिया आपने। कैसे के ईच एम्प्लॉय अच्छा अंडरटुक only one of the employees production would be 5000 pins per employee per day। इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है आपके फॉर डिवीजन ऑफ लेबर? बोलिए कुछ आइडिया हो रहा है आपको कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या क्या कहना चाह रहा है? सर मतलब जैसे जितने लेबर ज्यादा होंगे और जितने मतलब हर काम पे इक्वली डिवाइड होंगे तो सर स्पीड भी होगी प्रोडक्शन की और काम भी जल्दी होगा। हाँ, असल में ये कह रहे हैं कि हर बंदा अलग अलग काम, वही काम ना करे। जैसे मिसाल के तौर पर जी अगर हमें जो है ना वो एक क्या कहते हैं बॉक्सेस बनाने हैं। एक पेपर हमें दे दिए और देखिए A4 साइज पेपर दे दिए और इनके जो है ना वो चौकोर हमें छोटे 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 बॉक्सेस बनाने फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या कह रहे हैं, ये एक तो ये है कि भाई हर बंदा दो 5-5 बॉक्सेस बना ले। हर एक को आपने जो है ना वो सीजर दे दिया, आपने जो है ना वो पेंसिल दे दी ताकि निशान लगाए, वो स्केल दे दिया ठीक है। साथ में एक एक को आपने ग्लू दे दिया ताकि वो काट के उसको पेस्ट करके फोल्ड कर ले, समझ में आया? चौकोर बॉक्स बना ले। एक तो ये तो लेकिन डिवीजन लेवल क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपने हर एक को हर काम ना दें, बल्कि आप क्या करें, एक जो ना अगर आपके पास 4-5 लोग हैं तो एक बंदा खाली जो है ना सिर्फ क्या करे, पेंसिल ले और सिर्फ निशान लगाए, ठीक है। दूसरा क्या करे, स्केल पेंसिल बंदे के पास हो, स्केल पेंसिल से निशान लगाए। दूसरा बंदा क्या करे, उसको खाली उस निशान के ऊपर सिर्फ के पास छुरी कैंची से एक बंदे के पास हो, वो क्या करे सिर्फ उसको काट दे, ठीक है ना, कोने कोने से काट दे। चौथा बंदा उसके पास ग्लू है, वो ग्लू लगाते रहे और उसको फोल्ड करते रहे। बात समझ आ रही है मेरी? तो इससे क्या होगा, जो डिवीजन का मतलब ये होता है हर बंदा एक एक काम करे, सारे काम हर बंदा हर काम ना करे। इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन लेबर की वजह से क्या होता है, बंदा स्पेशलाइज हो जाता है और फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो उसका प्रोसेस ओवरऑल तेज हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपके? जी सर। ठीक है। इसी तरह अब आगे जाके जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें यही होती है कि हम जो है उसको जो लोग जो होते हैं वहां पे उसको आराम से उसको अलग अलग पोजिशन कर रहे होते हैं। अभी किसी फैक्ट्री में भी आप देखें तो वो डिटेल से अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब देखें रिसोर्स एलोकेशन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम में अब देखिए ये कौन आ गया, रिसोर्स एलोकेशन क्राइटेरिया। अच्छा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये आसान है बहुत ही। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सारी की सारी जो डिसाइड की जाती है वो इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं होता। क्या होता है, हर चीज डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस हो रही होती है, ठीक है। ठीक है, इसके एडवांटेज हम पढ़ेंगे जब बाद में जाके, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ठीक है, ये देखिए ये तीनों चीजें आ गई। इकोनॉमिक्स देखिए याद रखिएगा वलीद, आपको पूरी जो है ना चैप्टर 1 और बल्कि चैप्टर 1 से पहले भी जो जिसमें लिखा है ना कि हाउ टू यूज डेटा और वो सारे पूरा पढ़ रीड करना है आपको, और जहाँ पे क्वेश्चन है प्रॉब्लम है मुझसे पूछना है फिर, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, दिस ठीक है मींस सर। दैट अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इट मींस दैट चॉइसेस आर मेड इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा। बाय विच किसके इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू आप जो है ना जो इकोनॉमिक सिस्टम में आप चॉइसेस आप पढ़ते हैं। अगर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है तो सारे चॉइसेस कौन लेगा, डिसीजन टेकन बाय मार्केट। मार्केट फोर्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है इसके अंदर। कमांड है, प्लांट है, या गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या होती है, सारे डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल बॉडी लेगी। कौन लेगी, सेंट्रल बॉडी का मतलब होता है गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल बॉडी का मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब कुछ आपके पास जो है ना वो कुछ बिजनेस जो है ना प्राइवेट सेक्टर में, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे पाकिस्तान में और दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। कहीं पर अगर आपके पास गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है तो मार्केट इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है। अब मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, वेयर डिसीजन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी आर मेड ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अलोन। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, खत्म, चाहे वो फायदेमंद हो नुकसान दो, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना टोटल आउटपुट इतनी है, लेबर इतनी है, ये इतनी है, अब लेबर फोर्स पाकिस्तान में ऐसा है। एग्रीकल्चर कितनी है, 17% आउटपुट है और 53% लेबर फोर्स लगी हुई है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, 21% आउटपुट है
और लेबर फोर्स कम लगी हुई है। देखिए पाकिस्तान से बेहतर एग्रीकल्चर में, देखें, हालांकि हम करें इंडिया ज्यादा बेहतर है ना, उसकी 17% आउटपुट है? और लेबर फोर्स कितनी लगी हुई? 53%। पाकिस्तान में आउटपुट 17% है और लेबर फोर्स कितनी? 45% लेबर फोर्स लगी हुई। तो वी आर बेटर इन एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर वो इंडस्ट्री उनके पास जो है ना, वो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग में 20% जो है ना वो लगी हुई है, आउटपुट 20% आउटपुट है और 19% लेबर लगी। पाकिस्तान के ऊपर देखें कितनी है? 22% आउटपुट है और कितनी है लेबर फोर्स? कितनी? 14% है। सर्विसेज में 63% उनकी जो है लेबर सर्विस जो है वो आउटपुट है, 63% है, ठीक है। और कितना आउटपुट है? 28% है। अच्छा, आउटपुट यहाँ पाकिस्तान की कितनी है? 53%। तो सर्विसेज में पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं आप? कि ये हमारा ड्रॉबैक है कि हमारे पास जो आउटपुट हमारी जो है 57% है और हमारे पास जो है ना वो उससे ज्यादा लगी हुई है, लेकिन इनके पास 28% लगा के 63 ले लिया। हमने 41% हमारे लेबर फोर्स लगा के भी हमने कितना? 57% से कम है। तो दे आर गुड इन सर्विसेज और वी आर गुड इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये सब इंडिया का है, यहाँ पे लिखा हुआ और कॉल सेंटर इन इंडिया, सर्विस सारी है ना ये लोग उसमें, दे आर बेटर। अच्छा, उसके बाद क्या है? प्लान इकोनॉमी आपने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट जो उसमें होता है। अच्छा, गवर्नमेंट का ये नजर होता है, प्राइस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट नजर रखती है, ठीक है ना। मार्केट इकोनॉमी तो होती है, इस प्राइस वो सिर्फ नजर रखती है और कुछ नहीं करती, ठीक है। नजर रखती है मतलब अगर गड़बड़ हो रही है ना यहाँ पे तो फिर उसको सही कर लेती है फिर। अच्छा, ये पूरा आपको रीड करना पड़ेगा, फिर पढ़िएगा, उसमें जो प्रॉब्लम है उसे पूछेंगे आप। अच्छा अच्छा, की फीचर भी पढ़ना है इसके अंदर। की फीचर इकोनॉमी क्या होता है? दैट आर सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर एलोकेशन रिसोर्सेज का डिसीजन ले रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर विद ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ वेज। अच्छा, ऑनरशिप ऑफ मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये सारे का डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है प्लान इकोनॉमी के अंदर। प्लानिंग टू प्लानिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, सर इस सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। अगर आपके समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो मुझसे पूछेंगे, आपको दूसरे रिसोर्स दे दूंगा, ठीक है। इन सब के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसको इसमें ना आपको अलग करने पड़ेगा। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। आपको दोनों समझ में आते हैं? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं उसे? जी सर। वेरी गुड। यानी बिजनेस ओन एंड कंट्रोल प्राइवेट लोग जो होते हैं वो होता है। अभी सेंट्रल जो है ना आपके पास, अब देखें हर इकोनॉमी के अंदर जो है ना मार्केट क्या होता है कि आपके पास जो है ना, अगर आपके पास कमाना प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, तो ये सारे का सारा जो मार्केट इकोनॉमी का आपके पास यहाँ पर है सारा का सारा, ठीक है ना। अब ये किसी कंट्रीज के बारे में कह रहे हैं, तो नॉर्मली दुनिया के अंदर जो है ना जो मिक्स इकोनॉमी होती है, तो मार्केट इकोनॉमी की जो यूएस है, इधर बहुत ज्यादा मार्केट इकोनॉमी है और कमांड इकोनॉमी यानी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जो है ना इंडस्ट्रीज है सारी के सारी के अंदर। और नॉर्थ कोरिया देखे ना, तो आपके पास नॉर्थ कोरिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन इसके पास जो है ना वो बहुत ही कम मार्केट के लोग चीज है। ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन समझे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल में, कुछ चीजें हैं जो आपके बहुत ही करीब करीब है। इस तरह पाकिस्तान में बिल्कुल सेंटर में पाकिस्तान आ गया, यानी पाकिस्तान में आपके पास काफी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर में भी और काफी चीजें गवर्नमेंट के सेक्टर में। समझ में आ रही बात आपके? तकरीबन पाकिस्तान बिल्कुल जी बीच में, सर। तकरीबन बीच में आ गया ना, ठीक समझ में आ रही? ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा मार्केट एडमी तो एलोकेटेड होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाए यहाँ पे पाकिस्तान को दरमियान में, ठीक है। क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम आगे तक इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन सेंट्रल, ये आपको पूरा पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये पूरा क्या हो रहा है, ये पूरा चार्ट बनाया हुआ समझाया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसको इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग प्रॉब्लम करेगी
अगर गवर्नमेंट सेक्टर फाइनेंशियल गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या होगा, यही इधर आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज वगैरह में आप करेंगे, फिर इसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचेगी। बात समझ में आ रही है? देखें, आपके पास अगर फाइनेंशियल सिस्टम जो है, अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर को भी ये हेल्प कर रही होती है सेक्टर एग्रीकल्चर से, क्या होता है, मार्केटिंग जो बोर्ड्स है डिस्करेजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे करते हैं, उसको भी कंट्रोल करती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम में अगर गवर्नमेंट के पास है, तो क्या होगा फिर, लार्ज फ्लो फंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लॉसेज, क्या होगा, ये गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में चले जाएगा। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट जो सब यूटिलिटी का मतलब, ये आपके पास जनरली जो है ना, ये वाली चीज आपके पास, जैसे आपके पास पानी है, बिजली है, गैस है, ये सब यूटिलिटी में नजर आते हैं, ठीक है। फिर सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी देने से क्या होगा, क्या ये कंज्यूमर तक पहुंचेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, 5 to 10% जीडीपी सेव हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये दो डिफरेंट, तो कंप्यूटर मार्केट में क्या होता है, ये किस मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में ये होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर मार्केट यानी प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होता है, आप जो है ना, ये देखिए सारे का सारे यहाँ पे सर इसको दे रहे होते हैं, यूजुअली सब इस कंट्रोल में कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ना, खाली क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, एजुकेशन हेल्थ पे काम कर रही है, ये देखें ना आप, ये सब पे काम कर रही है, ये बाकी हर चीज जो है ना इंटरनली कंट्रोल हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज वगैरह पाकिस्तान जो है ना प्राइवेटली लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में आपका गैस बिजली वगैरह है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर में, तो पाकिस्तान के जो पास जो है ना, वो जैसे के लिए ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये ज्यादातर आपके पास जो है ना, अगर प्राइवेटली सेक्टर में होगी चीजें, तो वो इस पे काम कर रहे होंगे। जो बड़ी बड़ी जो जैसे यूके के अंदर क्या है, यूके के अंदर आपके पास जो है ना, वो ये सब चीजें छोड़ दी उसने, अब ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एजुकेशन हेल्थ एनवायरमेंट, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ तीनों को, इससे भी अच्छा खासा काम जो है ना प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, फाइनेंस में बड़ा स्ट्रांग होता है इसके अंदर, लेकिन फाइनेंस में इतना वीक फाइनेंस, क्योंकि गवर्नमेंट में ना फाइनेंस में बड़ा वीक होता है। शायद ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ एंटरप्राइज इन द मॉडर्न इकोनॉमी। अच्छा, एंटरप्राइज का क्या रोल होता है, एंटरप्राइज का मतलब होता है जो लोग जो एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, समझे। एंटरप्राइज कौन होता है, एंटरप्राइज का मतलब है जो मैनेजमेंट होती है, जो उनके लोग जो अपने जो लोग जो हैं वो रिस्क ले रहे हैं विद इंटेंशन प्रॉफिट, वो एंटरप्राइज कहलाता है। देखिए, एंड एक्सप्लेन अबव द मार्केट इज परफॉर्मिंग एन एवर इंक्रीजिंग रोल इन द ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी, दिस हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब सेल्फ जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। Whereby people who are prepared to take risk may achieve in substantial business success। समझ में, ये सारे क्या क्या है, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर जो होता है, जहाँ समझ में आपसे पूछ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, रोमन एम्पायर रशिया में क्या, ये बहुत बड़ी कंपनी कोई है, ये प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। अच्छा, रतन टाटा अगर आपने सुना हो, इंडिया का बहुत बड़ी मतलब ये है प्राइवेट सेक्टर में होगा। अच्छा, उसके बाद ली का शिंग, ये हांगकांग के अंदर है। among many other have built up a conglomerate business। conglomerate का मतलब पता है क्या होता है, आपको याद है, बोलिए बताएंगे conglomerate business क्या होता है। conglomerate का मतलब हमने पढ़ा था ना, जी वलीद, अब बताएंगे ये conglomerate का क्या मतलब हो। जी वलीद बताएंगे आप हैं। जी सर। कि conglomerate का मतलब पता है, conglomerate नहीं सर। conglomerate का मतलब डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री आपके पास है, मतलब जैसे अगर हम टाटा की हम बात करें, तो टाटा के बाद ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है, और जो है ना वो एयरलाइन भी उसके पास है। ये बिल्कुल अलग अलग बिजनेस, जो कहता है तो ये कि डाइवर्सिफाइड डिफरेंट है, ठीक है।
इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, ठीक है। टाटा एंड केयर ही टुक ओवर ऑलरेडी। अच्छा, हालांकि इनको जो ना वो उसको जो अपने वो जो फैमिली बिजनेस से टेक ओवर किया है, लेकिन इनके पास सब कुछ इनके पास है। ये हर इंडस्ट्री में ही है। कारें बनाते हैं, जहाज, कार और जहाज अलग बनाना अलग ही है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी है, वो बिल्कुल अलग बिजनेस है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इंडस्ट्री के अंदर, तो कहलाता है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। लेकिन जब आपको ना, आपका होमवर्क क्या है, इसको पूरे रीड करना है, पढ़ना है, तो उसके पर्सन पीबीसी पढ़ लिया था ना हमने, पर्सन पॉसिबिलिटी का। जी सर। अच्छा ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। चैप्टर हमारा रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टरी मोबिलिटी, ये पूरा आपको क्या करना है, रीड करना है। और अगली क्लास में जो इश्यूज खाली वो पूछेंगे आप, ठीक है। इन ओके दोनों का, सर। इन दोनों का क्या, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। ये पूरा जो है ना, ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप पूरा समझ के पूरा चैप्टर बंद करके, सबसे पहले अगर जो इश्यूज आते हैं हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में चैप्टर बन के, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये पूरा पढ़ के, और आपका जो हमारी क्लास कब होगी, हमारे पास अब होगी मंडे को होगी ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम है सब पूछ लीजिएगा, सही है। काफी आज के लिए। फिर फ्री राइडर का क्या मतलब है, इसमें जो जो आपको जो प्रॉब्लम आके समझता ये की क्या चीज होती है, तो मुझसे पूछ लिया। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आ पाएंगे, ठीक है। मेरिट गुड, यू मेरिट गुड, पूरा जो है ना आप इसको रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ओके सर। और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सर ये मतलब इसको क्या करें, ठीक है। चलें इंशाल्लाह क्लास ठीक है कब, सर। क्लास एंड करते हैं हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, अस्सलाम ओके वालेकुम। सर। ओके।